बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम क्लास रेप्टिलिया वो स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर का नाम है ऑर्डर टेस्टोडाइंस, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है किलोनिया। तो इस ऑर्डर के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो होते हैं टर्टल्स, टॉर्टोइजेस एंड टेरापिन्स, यानी कि हर तरह के कछुए। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद ये ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो रेप्टाइल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसका स्कल आता है, जिसके अंदर एक ऐसी जगह होती है जिसके साथ इसकी स्कल और इसका वर्टिब्रल कॉलम आपस में अटैच्ड होता है। तो वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या सरफेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, जिसकी वजह से इसकी नेक ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट मुड़ भी जाती है, उसको कॉन्डाइल कहा जाता है। दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक करैक्टर है वो ये है कि इनके अंदर सांस लेने के लिए लंग्स पाए जाते हैं। तीसरा, इनकी किडनीज मेटानेफ्रिक होती हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी की किडनीज होती हैं जो खुश्की पे बेहतर तरीके से वर्क कर सकती हैं। चौथा, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। और पांचवा, इसके जो एग्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसकी बेस पे इनको एमनियोटिक एग्स कहा जाता है। तो एमनियोटिक एग्स बेहतर तौर पे डेसिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं। ये बात आपको बार बार बताई जाती है, जब भी एमनियोटिक का वर्ड आता है मैं आपको साथ पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है, इसको माइंड में रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स की स्किन होती है ये ऊपर से ड्राई होती है और इसकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल्स का ओरिजिन इसकी एपिडर्मिस है, यानी कि उससे ही बनते हैं, और उसमें केराटिन की डेपोजिशन से मज़ीद सख्त हो जाते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है, रेजिस्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, और ये एपिडर्मिस से बनने वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर पाया जाता है। तो सभी एमनियोट्स के अंदर होता है, यानी कि रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर, इवन इंसान के अंदर। तो इसकी नेचर प्रोटेक्टिव है, और जब ये केमिकली फॉस्फोलिपिड्स के साथ कंबाइन करता है तो फिर ये बॉडी की सरफेस को वाटर प्रूफ भी कर देता है, यानी कि बॉडी के अंदर से पानी बाहर नहीं वेपोरेट हो सकता और बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो जितने भी फीदर्स होते हैं, इसके अलावा इंसान के ये जो बाल होते हैं, इंसान के नाखून होते हैं, दूसरे जानवरों के, इनके हूफ्स यानी कि इनके जो गाय भैंस वगैरह के खुर होते हैं और इनके सींग होते हैं, सब में केराटिन पाया जाता है। तो रेप्टाइल्स के जो टोटल 4 ऑर्डर्स हैं, 4 में से 3 ऑर्डर्स के मेंबर दुनिया में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं सिवाय एंटार्क्टिका के। तो दुनिया के हर बाकी के जितने भी 6 कॉन्टिनेंट हैं उन सब पे रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि जो गर्म मरतूब इलाके होते हैं इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर ऊपर, और 23.5 डिग्रीज़ नॉर्थ और साउथ की तरफ, वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे उस इलाके का टेम्परेचर ठंडा होता जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों के अंदर रेप्टाइल्स कम पाए जाते हैं, और जो बिल्कुल फ्रिजिड जोन्स हैं वहाँ पे ये सिरे से ही नहीं पाए जाते। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसका रीज़न ये है कि रेप्टाइल बजाते खुद कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए जहाँ पे इनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं मिलेगा वहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो टोटल रेप्टाइल के 17 ऑर्डर्स हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऑर्डर्स के मेंबर अब एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसके 4 ऑर्डर ऐसे हैं जिनके अंदर लिविंग मेंबर्स पाए जाते हैं, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। और इन्हीं 4 ऑर्डर्स में से पहला ऑर्डर है ऑर्डर टेस्टुडाइंस या किलोनिया, जिसमें टर्टल्स आते हैं, टॉर्टॉइस वगैरह आते हैं। तो ये टेबल है इसकी क्लासिफिकेशन वाला, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब हम ऑर्डर टेस्टुडाइंस को स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर टेस्टुडाइंस या किलोनिया, जिसके अंदर टर्टल्स आते हैं, रेप्टाइल्स का बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है।
और इनमें से चूँकि बहुत सारे एंडेंजर्ड हैं, इसलिए दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग हमारी अपनी कंट्री यानी कि पाकिस्तान इनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहा है। तो ऑर्डर टेस्टुडाइंस, लैटिन वर्ड टेस्ट्यूडो का मतलब होता है टॉर्टोइस या फिर किलोनिया। तो किलोनिया ग्रीक वर्ड किलोन से आया, ये भी टॉर्टोइस को ही कहा जाता है। तो इस मेंबर के अंदर टर्टल्स आते हैं, जिसकी टर्टल्स की टोटल स्पीशीज़ 225 है। अच्छा, एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है बच्चों, आपने बुक पढ़ते हुए, चूँकि ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं आपका इस बुक का 5वां एडिशन आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। तो उसके बाद वाले ईयर्स के अंदर इसका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां एडिशन भी आया। हर एडिशन के अंदर ये जो किसी भी स्पीशीज़ की ग्रुप की तादाद वगैरह है वो थोड़ी सी अपडेटेड होती है, यानी कि पहले से ज़्यादा होती है, ये कम होती है, मोस्टली ज़्यादा ही होती है ये। तो हो सकता है कि अगर आप इंटरनेट पे पढ़ें तो आपको वहाँ पे स्पीशीज़ इसकी ज़्यादा लिखी मिलें, तो आपने बहरहाल अपनी बुक को ही फॉलो करना है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसके ऊपर एक सख्त किस्म का शेल होता है, इसके जो लिम्स होते हैं तो वो अंदर इसकी रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, इनके साथ अटैच होकर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके बाद इनके मुंह में दांत नहीं होते, इनके मुंह के आगे एक चोंच की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो केराटिन की डेपोजिशन की वजह से बहुत सख्त होता है। इस वजह से इनकी ये जो काटने की एबिलिटी होती है, किसी चीज़ को काट देना पकड़ के अपनी चोंच के साथ, वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ काटते हैं। याद रखना है कि दुनिया में वो जानवर जिसकी बाइट फोर्स सबसे ज़्यादा है वो शेर, चीता या मगरमच्छ नहीं है, वो एक टर्टल है जिसको एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल कहा जाता है, जिसकी बाइट फोर्स सबसे ज़्यादा है। यानी कि इतनी ज़्यादा है कि अगर इसको डायरेक्टली इंसान की सबसे पक्की बोन यानी कि जिसको टांग की हड्डी होती है ऊपर वाली मोटी, उसको भी तोड़ सकती है अगर इस पर अप्लाई की जाए। लेकिन टांग मोटी होती कछुए के मुंह में नहीं आ सकती, लेकिन पर स्क्वायर इंच वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। एनी हाउ, इसके जो शेल का डोर्सल हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा जो कछुए का हमें नॉर्मली नज़र आता है उसको कैरापेस कहते हैं। तो कैरापेस के इंटरनल साइड के ऊपर इसके जो वर्टिब्री यानी कि रीढ़ की हड्डी के मोरे और पसलियाँ वगैरह होती हैं वो इसके साथ अटैच्ड होती हैं। तो उसके ऊपर केराटिन की कवरिंग होती है जो कैरापेस की बोन्स को कवर करती है। इसी तरह से जो शेल का निचला हिस्सा होता है इसको प्लेस्ट्रॉन कहा जाता है। तो अक्सर ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, कैरापेस क्या होता है, प्लेस्ट्रॉन क्या होता है। तो उसके जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से एक ठीक होगा कि इसके ऊपर या डोर्सल पार्ट को क्या कहते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर कैरापेस है। इसके अलावा इसके जो पेक्टोरल गिल्डल्स हैं, स्किडर्मल बोन्स हैं, वो भी इसके साथ ही अटैच होती हैं। केराटिन उसको भी ऊपर से कवर करता है। नेक्स्ट इसकी डायग्राम भी आएगी। कुछ टर्टल्स के अंदर, जिस तरह से नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स टर्टल है, इसको टेरापेनी कहा जाता है, ये इसका जीनस है। तो इसका जो शेल होता है, शेल के अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं और हिंज यानी कि कब्जे की तरह से काम करते हैं। तो उसका कछुए को ये फ़ायदा होता है कि अपने शेल का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको अप कर सकता है, यानी कि उसके सिरे। आपको पता है ना, जब कछुआ होता है अपना सार और अपनी टांगे अंदर करता है तो इसका शेल आगे और पीछे से बंद हो जाता है। तो बंद ऐसे ही होता है कि उसका वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसका अपर पार्ट, ये जिस तरह दरवाजे का कब्ज़ा होता है इस तरह से, यानी कि जैसे ही अपनी गर्दन अंदर करता है वो हिस्सा ऊपर होके ख़ुद ही इसके अपर पार्ट यानी कि कैरापेस के साथ अटैच हो जाता है और कछुआ बिल्कुल अंदर बंद हो जाता है। तो फिर इसका कोई प्रेडेटर वगैरह हो तो वो इसको अंदर से निकाल के नहीं खा सकता। तो ये काफ़ी देर ऐसे अंदर गए रहते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो इसकी गर्दन होती है, गर्दन के अंदर 8 सर्विकल वर्टिब्री होते हैं। ये एक डिफरेंस है, याद रखना है कि कछुए की गर्दन के अंदर सर्विकल वर्टिब्री या जो गर्दन के मोहरे होते हैं टोटल 8 होते हैं। इंसान के अंदर ये 7 होते हैं। तो कछुआ जब अपनी गर्दन अंदर को
वापस खींचता है तो ये गर्दन इसकी एक एस पैटर्न की शेप के अंदर टर्न हो जाती है, तो मतलब ऐसे कट्ठी सी हो जाती है। वैसे कछुए की गर्दन काफ़ी लंबी होती है और जितनी नॉर्मल इन्होंने अपने शेल से बाहर निकाली होती है ये उससे ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो 20.5 वाली डायग्राम ये है, ये कछुए के शेल का डॉर्सल या अपर पार्ट है जिसको कैरापेस कहा जाता है। डिफरेंट किस्म के टर्टल, टोर्टोइज या टेरापिन, उनमें इसका कलर अलग-अलग होता है, इसके ऊपर जो टेक्सचर है वो अलग, और इस पे जो बैंड्स मार्किंग्स वगैरह बने हैं वो भी अलग-अलग होते हैं। ठीक है, तो ये कछुआ अंदर से दिखाया गया है जिसके अंदर इसकी जो बोन्स और इसकी जो वर्टेब्री वगैरह हैं वो सारे इसके शेल के साथ ही अटैच्ड होते हैं, यानी कि इसका जो शेल है इसके स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये कछुए का जो शेल है ये इसका निचला पार्ट है जिसको प्लेस्ट्रॉन कहा जाता है। अब इसमें ये वाला है जिस पे मैं पॉइंटर लेके आऊँ, ये प्लेस्ट्रॉन अंदर वाली साइड से, यानी कि अगर उसकी बॉडी से आप इसको उतार के अलहदा कर देंगे तो ये इसकी जो साइड है सारी ये वो होती है जो इसके गोश्त और इसके ऑर्गन्स के साथ अटैच होती है। और ये वाली जो डी वाली इसकी डायग्राम है ये वो वाली साइड है जो बाहर वाली साइड पे होती है, इसलिए ये कंपैरेटिवली बाहर से स्मूथ है। अच्छा, इसका ये वाला हिस्सा, ये इसका हिंज है यानी कि कब्ज़ा, और ये वाला, तो जब ये कछुआ अपनी गर्दन अंदर करता है तो ये वाली जो लाइन से ना ये बैंड होकर थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है, जिसकी वजह से इसके शेल के अंदर गैप नहीं रहता और ये बंद हो जाता है। तो जितने भी टर्टल्स होते हैं इनकी ज़िंदगी का दौरानिया काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। इनके जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज है, यानी कि वो एज जिस पे जाके ये अंडे वगैरह देने के काबिल हो जाते हैं, वो 7 से लेके 8 साल की एज होती है। और वैसे जो इनकी ओवरऑल एज होती है 14 या उससे भी ज़्यादा साल होती है। जिस तरह के टॉर्टवाइज डार्विन ने गैलापेगस आइलैंड्स पे देखे थे, उनकी जो ज़िंदगी का दौरानिया होता है वो 100 ईयर से ज़्यादा होता है। और इसके अलावा बहुत सारी मॉडर्न एग्जांपल्स हैं जो पुराने ज़ूज़ वगैरह के अंदर टर्टल या टॉर्टवाइज लोगों ने रखे हुए हैं, उनकी एज 300-400 ईयर्स तक भी चली जाती है। तो जितने भी टर्टल्स होते हैं ये सारे के सारे ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। फीमेल्स अपनी जो पिछली टांगें होती हैं उनकी मदद से रेत वगैरह के अंदर, मतलब कि पानी से बाहर आके जो साहिल की रेत होती है उसके अंदर एक गड़ा खोदती हैं और उसमें अंडे दे के दोबारा उसको रेत से कवर कर देते हैं। तो अंडे का क्लच, यानी कि एक दफ़ा में कोई जानवर जितने अंडे देता है उसको क्लच कहा जाता है, और उसमें अंडों की जितनी तादाद होती है उसको क्लच साइज़ कहा जाता है। तो इनका क्लच साइज़ डिपेंड करता है किस स्पीशीज़ की बात हम कर रहे हैं, ये 5 से लेके 100 तक हो सकता है। तो डेवलपमेंट का पीरियड भी वेरी करता है, नॉर्मली ये 4 हफ्ते होता है या फिर ये 1 साल भी हो सकता है कुछ स्पीशीज़ के अंदर। इनमें किसी किस्म की पेरेंटल केयर नहीं होती, जो फीमेल है वो अंडे दे के वापस पानी में चली जाती है। जब बच्चे निकलते हैं तो तब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या लुक आफ्टर करने के लिए दोनों पेरेंट्स में से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। इस वजह से इनमें से काफ़ी सारे दूसरे जानवरों का, प्रेडेटर्स का शिकार बन जाते हैं। लेकिन ये पैदाइश के टाइम पे ये अच्छे खासे अलर्ट होते हैं और इनको पता होता है ये अंडे से निकलते ही रेत से बाहर आते हैं और पानी की तरफ भागते हैं। तो रिसेंट ईयर्स के अंदर जो टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारे स्टार्ट किए गए, क्योंकि एक तो इनकी मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसकी वजह से इनका रेट ऑफ ग्रोथ भी बहुत स्लो होता है। दूसरा जो जुवेनाइल पीरियड है, यानी कि वो दौरानिया है जिसके अंदर ये छोटे रहते हैं और रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते, वो बड़ा लंबा है, यानी कि 7-8 साल तो इसने अंडे देने ही नहीं है। इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और उसको कोई दूसरे मसाइल भी हैं वो भी डिस्कस करते हैं आगे हम। तो इसकी कई बहुत सारी फेमस स्पीशीज़ जिसके अंदर ग्रीन टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल, लेदर बैक टर्टल वगैरह ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और इनकी कंजर्वेशन के लिए दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान वर्क कर रहे हैं।
तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फर्स्ट ये है कि टर्टल्स की हंटिंग और प्रीडेशन, जो छोटे बच्चे निकल के पानी की तरफ जाते हैं उसको जो बीच पे आने वाले लोगों के डॉग्स वगैरह होते हैं वो, या वैसे कोई आसपास जानवर, लोमड़ियाँ वगैरह या कोई इस तरह का जानवर रह रहा है, इवन के ये जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं एक्वेटिक पानी पे, बगले की तरह के, वो भी रेत को खोद के इनके अंडे या इनके बच्चे निकाल के खा लेते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्पीशीज़ के अंडे, मतलब कि जिस बीच पे आके उन्होंने अंडे देने हैं ना, उन्होंने अगले साल भी वहीं आना है, उससे अगले साल भी वहीं आना है, उससे अगले साल भी वहीं आना है। यानी कि शुरू से जब के बने हैं उसी इलाके में आ रहे हैं और ये अपने अंडे देने का पैटर्न चेंज नहीं करते। डिफरेंट टर्टल्स के ऊपर जब जीपीएस ट्रैकर लगा के देखे गए तो कुछ टर्टल्स ऐसे हैं जो दुनिया के दूसरे कोने पे, यानी कि यूएसए वाली साइड पे कहीं रहते हैं, लेकिन वो अंडे देने के लिए ये जो कराची वाला साहिल है यहाँ तक आ जाते हैं, पूरी दुनिया का सफ़र तय करके। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब कोई ऐसी जगह जहाँ पे पहले तो साहिल समुंदर था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, बाद में वहाँ पे सी पोर्ट बन गया, बैरी जहाज़ आने जाने लग गए, तो अब टर्टल्स के लिए वहाँ पे जगह नहीं बची, तो फिर उनका ये सारा रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर बीच को रिक्रिएशनल बीच के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, वहाँ पे लोग डेली आते हैं, बच्चे वगैरह, पार्क बन गए, गाड़ियाँ चल रही हैं, ऊँट की सवारी, ये वो, तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा मसला पैदा होता है। क्योंकि जहाँ पे उन्होंने आके अंडे देने हैं वहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे होते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने, जो इनके रिप्रोडक्टिव सीज़न होता है जब ये आके अंडे देते हैं, उस दौरान वो अपनी बीच बिल्कुल बंद कर देते हैं और वहाँ पे इंसानों को जाने की इजाज़त नहीं होती। इसके अलावा स्पेशल किस्म के गार्ड्स होते हैं जो इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि कोई इंसान इनके अंडे या बच्चे उनको डिस्टर्ब ना करे और अंडे और बच्चों को चोरी भी ना करे, या फिर कोई आवारा जानवर वगैरह वहाँ पे आके इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो फिर वो उसको गोली मार देते हैं। क्योंकि इनमें से कुछ स्पीशीज़ जो ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं और उनमें से अक्सर को पेट्स के तौर पे भी बड़े एक्वेरियम्स में रखा जाता है, तो इनके बच्चे काफ़ी महंगे बिकते हैं और बहुत सारे लोग इनके बच्चों को समंदर में जाने से पहले ही पकड़ लेते हैं और फिर आगे सेल कर देते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन कम होने की एक बड़ी वजह ना ये भी है। तो फिर इसके लिए प्रोटेक्टेड जोन्स या प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं जिसके अंदर ये सेफली रह सकें। अच्छा, तो ये वाली जो पिक्चर है आपके सामने, ये ग्रीन सी टर्टल की है जिसको किलोनिया माइडास कहा जाता है। तो इसके अंडे देने का दौरान या 2 साल बाद या 4 साल बाद, यानी कि एक दफ़ा अंडे दिए तो अगली दफ़ा 4 साल के बाद देने हैं। और अंडे देने के लिए ये बहुत लंबा सफ़र तय करके अपनी उसी लोकेशन पे आते हैं जहाँ पे पिछली दफ़ा इन्होंने अंडे दिए थे। तो चूँकि बुक अमेरिकन है, इन्होंने अपनी साइड के इलाके की एग्जांपल दी है, जिस तरह से कैरिबियन और साउथ अटलांटिक ओशंस। लेकिन ये जो ग्रीन सी टर्टल है ये पाकिस्तान में भी अंडे देने के लिए आते हैं, और बाकी दुनिया की तरह सैडली ये पाकिस्तान के अंदर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसका एक बड़ा रीज़न अपनी अवाम की जहालत है कि कछुए के बच्चे निकल के पानी की तरफ भागते हैं, लोग उनको रास्ते में पकड़ लेते हैं, बिला वजह एवं उठा लेते हैं। वो अपने रास्ते जा रहा है, उसको अपने रास्ते जाने दें, आप अपना काम करें, लेकिन नहीं। तो ये पाकिस्तान का एक पोस्टल स्टैम्प है जो कि 1980s के दौर का। इसके ऊपर ग्रीन टर्टल, वही सेम इसका साइंटिफिक नेम किलोनिया माइडास इसके नीचे लिखा हुआ है, और ये इसकी कंजर्वेशन के लिए ही लोगों में अवेयरनेस देने के लिए इशू किया गया था। तो इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ इसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए डिफरेंट किस्म के कॉइन्स, पोस्टल स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स वगैरह इशू करते रहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज़ कहा जाता है। ये इनके कोमेमोरेटिव कॉइन्स का सेट है जिसके ऊपर ये जो 3 फेमस स्पीशीज़ हैं टर्टल्स की, जो कि फेमस भी हैं, रेयर भी बहुत ज़्यादा हैं और एंडेंजर्ड भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि एक तो यही ग्रीन टर्टल, दूसरा लेदर बैक टर्टल, और तीसरा हॉक्सबिल टर्टल।
एक इसमें चौथा भी होता है जिसको लेगर हेडेड टर्टल कहा जाता है, वो भी है। सिमिलरली एक और कंट्री है जिसको पलाऊ कहा जाता है, तो ये भी टर्टल्स की कंजर्वेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए इस तरह की चीज़ें इशू करते रहते हैं। तो ये टर्टल्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।